ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है, ब्राह्मणों से मुखमा सिद्ध बाहु राजन्यकृत उर्पदस तद्वैस पदया भाम शूद्रो जायत। ये है ऋग्वेद का श्लोक। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मूलनिवासी.org पे। साथियों, आज हम समाज के एक बड़े इतिहासकार श्री राजकुमार जी के पास आए हैं और इतिहासकार जी ने एक नई पुस्तक लिखी थी और आइए हम जानते हैं इतिहासकार जी से इस पुस्तक के बारे में और इस पुस्तक में क्या है और इतिहासकार जी ने कौन सी सच्चाई इस पुस्तक के जरिए बताने की कोशिश की है। इतिहासकार जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है, मैं राजकुमार इतिहासकार हूँ और मेरी एक पुस्तक जो है 15 जुलाई को उद्घाटन हुआ अभी हाल में, वो आर्य प्रसाद के गेस्ट हाउस में है। तो इस कार्यक्रम में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी आए थे डॉक्टर अनूप कुमार भारती। वे भी अपने समाज के हैं, ये चोटी ऐसे पद पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में तैनात है। ये हमको भी गर्व है। उसी दिन इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ और वो प्रमुख व्याख्यानकर्ता थे। ये मेरी नागवंश भारत जो ये किताब में रिसर्च करके लिखा हूँ और इस किताब में बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ हैं अनभिज्ञ जो अभी तक आउट नहीं हुई, इसका शोध करके मैंने लिखा है। जैसे कि नागवंश भारत मतलब भारत में पूरा नागवंशियों का राज था। सिंधु घाटी सभ्यता से नागवंशियों का राज था जब यहाँ पे आर्य नहीं आए थे और उसमें जो है जात का विभाजन नहीं हुआ था, तो सब ऑल इज नागवंशी। पूरा भारत में ये सभ्यता फैली थी। ये 13वीं पुस्तक है और 13वीं पुस्तक नागवंश भारत में हमने जो है पूरा भारत के इतिहास को लिखने की कोशिश किया है और इसमें कहा गया है कि नागवंश समाज जो है पूरा भारतवर्ष में था और पासी समाज भी उसका एक अंश है। और पासी समाज को लोग नागवंश तो कहते हैं, लेकिन कभी साक्ष्य के रूप में परिचय नहीं देते। इसमें हमने 5 अध्याय बांटे हैं। 5 अध्याय में प्रथम अध्याय में हमने नागवंश का अर्थ, उसकी ऐतिहासिकता और उसका भारत में विस्तार, भौगोलिक स्थिति और अपना जो प्रमुख जो है त्यौहार है जिसको हम भूल चुके हैं, अब नए नए त्यौहार मनाते हैं। वो प्रमुख त्यौहार है नाग पंचमी पर्व। नाग पंचमी पर्व पर ही नाग की पूजा होती है, नाग देवता की पूजा होती है और यही हम लोग का सिंबल है। और इस सिंबल को आज हम भूल गए हैं और इसको जो है फिल्मी दुनिया वाले जो चाहे अदर वो अलग ढंग से इसको प्रस्तुत करते हैं। वो मिथिक रूप से प्रस्तुत करते हैं कि नाग चल रहा है फिर आदमी बन गया, नाग चल रहा है और आदमी बन गया, नाग जो है कहीं गया तो वो जो है नाग रूप धारण कर। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने समाज को अंधविश्वास से दूर रख के मैंने कहा ये नाग एक प्रतीक चिन्ह है और प्रतीक चिन्ह की पूजा हम लोग करते थे। प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लोग इसको मानते जानते थे। दूसरा अध्याय जो हमने बांटा है, तो इस अध्याय में हमने नागवंश के गौरव को उभारा है। नागवंश सर ये बताइए, नागवंश और पासी जात में क्या? जी, नागवंश और पासी जात में बिल्कुल अंतर नहीं है, क्योंकि अब हम लोग नागवंशी सभ्यता से ओत-पोत थे। आज भी लोग नागवंश कहते रहते हैं। ये पासी समाज उसी का एक अंश है। और नागवंश में कौन कौन सी जातियां आती हैं? नागवंश में आप समझ लीजिए कि सिर्फ ब्राह्मण छोड़ के बकिया सभी जातियां शुरुआत में थी। जितनी मूल निवासी जातियां हैं सारी नागवंश। मूल निवासी जातियां हैं। इसमें दिया गया किताब में
ये और किताब के पहले ही पृष्ठ पे लिखा है कि हम भारत के मूल निवासी हैं, और उसी में से मूल निवासियों में से पासी भी एक अंश है। तो इस प्रकार से जो है हमने दूसरे अध्याय में जो है जैसे अभी राजभर समाज के हैं एमबी राजभर, उन्होंने पासियों को नागवंश से नहीं जोड़ा है, बाकी और सारी जातियों को जोड़ दिया। पासियों को क्यों नहीं जोड़ा, इस बारे में कुछ बताएं? पासियों को इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि पासी समाज पहले से ही कहता है कि हम जो है राजभर नहीं हैं, तो उन्होंने भी एक फंडा अपना इस्तेमाल किया है, जबकि उसका फंडा गलत है। मैंने कहा कि इसमें जो है नागवंश में सिर्फ ब्राह्मण को छोड़ के शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति और हाँ जनजाति सब है, वैश्य भी है। पहले नागवंशियों के सामाजिक स्टेटस के अनुसार शादी होती थी। ये तो 15वीं सदी में जब जात प्रथा आई तो जातियों में बट गया। नहीं तो जात प्रथा 15वीं शताब्दी में किसने बनाई? ये ऋग्वेद में बनाया है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, जिसमें अध्याय 10 बाद में जोड़ा गया है। और उस अध्याय में ये भी कह दिया गया, इस अध्याय को जोड़ते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हम समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए किया है। जैसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है, ब्राह्मणों मुखमा सिद्ध बाहु राजन्यकृत उर्पदस तद्वैस पदया भाम शूद्रो जायत। ये है ऋग्वेद का श्लोक। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ब्राह्मण जो है मुख से पैदा हुआ, मुख से पैदा नहीं होता कोई, मुख से मतलब उसके पास विद्या ज्ञान सब कुछ है, वो मुख से मतलब आपको पूरा बात बताएगा, अपना दक्षिणा लेगा, ये मतलब है पठन पाठन करेगा, पढ़ाएगा, ये अपना जो है मुख से। बाहु राजन के वो मतलब हाथ के जो भुजाएं हैं उससे जो है क्षत्रियपन होता है, जिससे जो है समाज को एकत्रित करते हैं, राज्य करते हैं, जीतते हम, ये बाहु होगा, न कि ये वाले क्षत्रिय। और क्षत्रिय का तात्पर्य ही है कि कोई भी समाज का होगा, अगर वो बाहुबल रखता है और लोगों को इकट्ठा कर लेता है तो ये क्षत्रिय है। ऊर्पदस तद्वस, वह मतलब ये जो वैश्य है वो पेट से उसको बताया गया। तो पेट से क्यों बताया गया? क्योंकि वो खाने की इंतजाम करता है, उदर की पूर्ति करता है, खेती करता है, अन्न उपजाता है, तो सब लोग खाते हैं, किसी भी तरह खाते, चाहे खरीद के खाते, चाहे जैसे खाते। तो इस तरह। और पदे भाम शूद्रो जाए, मतलब शूद्र की उत्पत्ति जो है पैर के से बताया गया है। उसका तात्पर्य ये नहीं, हमारे समाज के लोग सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किए। उसका तात्पर्य ये है कि वो सेवक के रूप में वो काम करने वाला है, सेवक के रूप में काम करने वाला, जैसे लोहार का काम है, बढ़ई का काम है, अन्य काम है, यानी छोटे छोटे कुटीर धंधे जो करता है वो जो है सेवक के रूप में, उसी को जो है फोर्थ क्लास भी कहा गया है। तो जी आप देख सकते हैं ये नागवंश भारत का इतिहास है, ये पुस्तक है सर। इस पुस्तक में ये विश्व प्रसिद्ध धरोहर अजंता की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र, इसका और नागवंश का कुछ मेल जोल है? बिल्कुल सही बात आपने रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसके लिए धन्यवाद। मैं अजंता की गुफाओं में गया था और वहाँ पर भगवान बुद्ध का अंदर में सभी मुद्राओं का चित्रण है। ये एक ऐसा ही जगह है जो अजंता की गुफा में, जिसमें भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण मुद्रा से लेके, व्याख्यान मुद्रा से लेके, भूमि स्पर्श मुद्रा से लेके गया में, और इस प्रकार से भिक्षाटन मुद्रा में, तो भगवान बुद्ध के सभी जो है सभी रूपों को उसमें दिखाया गया है। और ये जो अजंता के आप पूछ रहे हैं, अजंता का क्या संबंध है,
ये पुस्तक को आप मतलब खूब गौर से देखिए। तो इसमें जो है मैंने नागवंश दंपति का चित्रण दिया है। वो नागवंश दंपति जो है इससे रिलेटेड है और इसलिए जो है इसको हमने दिया है। जी, ये किताब अगर किसी को चाहिए तो कैसे मिलेगी किताब? इसको किसी को चाहिए तो आपके द्वारा मिल सकती है या मुझसे संपर्क कर ले, या तो अभी जो है बिजली पासी किले पे अनेकों आयोजन होंगे वो खरीद सकते हैं। और पुस्तक का मूल्य ज़्यादा नहीं है, 150, लेकिन हम इसको 100 रुपये में समाज को देंगे ताकि समाज पढ़े लिखे जागृत हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने एक पुस्तक लिखी नागवंश भारत का इतिहास, और इसमें पासी जात की आपने जो है दिखाया कि नागवंश में क्या भूमिका थी। जी जी जी। और इस किताब को लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये किताब चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, अपना एड्रेस दीजिए, मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राजकुमार इतिहासकार जी का और मेरा, आप फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। और सर इस किताब के बारे में कुछ खास चीज़ें बताना चाहेंगे आप? हाँ, इस किताब के बारे में हम ये बता रहे हैं कि सर्वप्रथम इतिहास लेखन में लोग समझ नहीं पाते, जबकि इतिहास लेखन में सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि किताब का माने क्या है, किताब का अर्थ क्या है, किताब की ऐतिहासिकता क्या है, ये लिखना चाहिए। दूसरा, नाग पंचमी त्यौहार जो हम लोग भूल गए हैं, वो नाग पंचमी त्यौहार हम लोग का प्रमुख त्यौहार है और समाज के सभी लोगों को जो है नाग पंचमी का त्यौहार मनाना चाहिए। दूसरी चीज़, हम इसमें महाभारत कालीन में नागवंश कितने थे, तो इसमें 8 लोग नागों का नाम चित्रण किया गया है। इसके बाद जो है गोस्वामी तुलसीदास ने भी नाग किन्नर आदि का वर्णन किया। इसके अलावा भारत में कहाँ कहाँ नागवंशी जातियाँ हैं उसका उल्लेख किया, जैसे झारखंड में है और छिंदक में है, इधर क्या बोलते हैं भोपाल में, और इस प्रकार से नागवंशियों का नया स्वरूप दिखाया गया है। जो पाएंगे ये पुस्तक का मूल्य नहीं बल्कि अमूल्य है। 100 रुपये में इस तरह की पुस्तक आज तक नहीं निकली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, नागवंश भारत का इतिहास ये तो कोर्स में भी पढ़ाया जा सकता है यूनिवर्सिटी के, लेकिन अभी उतनी मेरी पहुँच नहीं है, ना करने चाहते हैं। और इसमें और एक महत्वपूर्ण बात ये है कि मैं बार बार वीडियोग्राफर से एक बात का रिक्वेस्ट कर रहा था कि जो हमारे भारत के इतिहास में जो यहाँ पर नेमसारण में चतुर्मुखी शिवलिंग खोजा गया था, तो चतुर्मुखी शिवलिंग हमने खोज के और 1983 में पब्लिश किया था। तो इसको लोग बहुत कम लोग समझ पाए हैं कि इसको हम करें, क्योंकि वो सोचते थे हमारे इतिहासकार कहीं कंट्रोवर्सी में ना पड़ जाए और लोग कंट्रोवर्सी के रूप में इसको देखने ना लगे। तो इसलिए जो है मैंने इसमें बिल्कुल सॉल्व कर दिया है कि ये नागवंश का जो 2016 में आप बता रहे हैं, तो वो 2016 के नहीं बल्कि सन 1983 की ये खोज है मेरी, और पुरातत्व विभाग से खोज है। और आप कह रहे हो कि नहीं यहाँ पुरातत्व का कोई नहीं आया, तो इस पुस्तक के माध्यम से मैंने क्लियर किया है। और इसमें रामदयाल जी का नाम भी दिया है, क्योंकि रामदयाल जी इतिहास के नहीं बल्कि हिंदी के MA किए हैं, इसलिए जो है वो इस प्रतिमा विज्ञान की बिल्कुल जानकारी नहीं रखते। और मैंने इसमें चतुर्मुखी शिवलिंग के हर व्यू को बताया है, तो समाज के लोग इसको पढ़ के जो है जागृत हों। इसके अलावा राजा सुहेलदेव के ऊपर लोगों ने बहुत
वार्ता करते हैं। सुहल देव का भी इसमें 8-10 पन्ना का इतिहास है, लोग पढ़ के जागृत हों और ज्ञान अर्जित करें। देखिए सुलेज है। जी साथियों, अगर आपको ये पुस्तक चाहिए तो नीचे कमेंट करिए। और आपका इस वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन बाद वीडियो आया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इतिहासकार राजकुमार जी आपके सामने इसी तरह की पुस्तकें और भी सामने लाते रहेंगे। साथियों, आज तक आप जितना इतिहास अपना संयोजित देखते हैं, सुरक्षित देखते हैं, ये सारा का सारा राजकुमार इतिहास द्वारा बचाया हुआ है। इन्होंने पारसी समाज के इतिहास को लिखा, उसे सुरक्षित किया। इसके लिए हम इतिहासकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। 13वीं पुस्तक है। सभी को मेरा नमस्कार। और जिसको ज़रूरत पड़ेगी ले ले, डिस्कशन करना हो तो डिस्कशन कर ले। और बिजली पासी किले पे तो हम स्टॉल लगा देते हैं, वहाँ आप ख़रीद सकते हैं। और बाकी नीरज वॉइस ऑफ इंडिया के जो चैनल है, इससे जो है संपर्क करके आप कह सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पे आने के लिए।